अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करता हूं आपको इंग्लिश लाउंज यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक अफ्रीकन नॉवेलिस्ट चिनुआ अचेबे के बहुत ही प्रोलिफिक नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसको प्रोलिफिक कहना मुख्तलिफ रेफरेंसेस से हो सकता है कि जिसे हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो नावल है हम जानते हैं कि अफ्रीकन राइटर चिनुआ अचेबे ने लिखा। इसकी जो सेटिंग है वो प्री कॉलोनियल एरा के अंदर रखी गई जो कि 1890s के अंदर था। इस नावल को 1957 के अंदर लिखा गया। अब इस नावल का जो टाइटल है वो W.B. यीट्स की पोएम द सेकंड कमिंग से बोरो किया गया है। सेकंड कमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडर्निस्ट पोएम थी कि जिसके अंदर जो मॉडर्निस्ट एरा का क्राइसिस था, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था, जो अफरा तफरी थी, उसे एक्सप्लेन किया गया। तो ये फॉलोइंग जो लाइन है यहाँ पर लिखी हुई, इन्हीं लाइन से थिंग्स फॉल अपार्ट के टाइटल को बोरो किया गया। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। तो इन लाइंस के अंदर बेसिकली जो क्राइसिस था मॉडर्निस्ट एरा का, उसे सिंगल आउट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। थिंग्स फॉल अपार्ट को बहुत सारे रेफरेंसेस से इम्पोर्टेंस दी जा सकती है। अब थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जिसे आपने लाजमी देखना है, थिंग्स फॉल अपार्ट एक रेजिस्टेंस लिटरेचर है। ये काउंटर नैरेटिव है। किसके खिलाफ काउंटर नैरेटिव है? हार्ट ऑफ डार्कनेस के खिलाफ। अब हार्ट ऑफ डार्कनेस हम जानते हैं एक नोवेला है जो कि जोसेफ कॉनरेड ने लिखा। जोसेफ कॉनरेड ने लोकल जो पॉपुलेशन थी, जो कॉलोनीज थी, उनके बारे में चंद बातें की थी, यानी चंद डिस्कोर्सेस को परपेचुएट किया था। उन डिस्कोर्सेस को चैलेंज किया था थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर चिनुआ अचेबे ने, और जो रियल फेस था अफ्रीका का या कॉलोनीज का वो दिखाया था। अब जो मेजर कॉलोनियल डिस्कोर्सेस थे जो हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर परपेचुएट करवाए थे जोसेफ कॉनरेड में, अब जो मेजर कॉलोनियल डिस्कोर्सेस थे जो हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर परपेचुएट करवाए थे जोसेफ कॉनरेड में, उनमें सबसे पहला जो डिस्कोर्स था वो था ए हिस्टोरिकल, यानी जो कॉलोनीज होती हैं, जो लोकल पॉपुलेशन होती है, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। उनके पास हिस्टोरिकली इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए कुछ पर्सनैलिटीज़ नहीं होती। वो ए कल्चरल होते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड कल्चर नहीं होता। वो ए रिलीजियस होते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होता। वो ए सोशल होते हैं, उनका सोशल सेटअप ठीक नहीं होता। वो सैवेज होते हैं, वो अनसिविलाइज्ड होते हैं। तो कॉलोनियल डिस्कोर्स बुनियादी तौर पर एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसके अंदर महज हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें फैला दी जाती हैं कॉलोनीज़ के बारे में, और वो कॉलोनाइजर्स ही फैलाते हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस सारे जो एक्टिविटी है उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो कॉलोनियल रूल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया जाए, और जो कॉलोनीज़ हैं उन्हें जितना ज़्यादा डीनिग्रेड किया जाए वो इतना ही ज़्यादा उनके रूल के लिए बेहतर है। तो अब थिंग्स फॉल अपार्ट जो नावल था, उसके अंदर बहुत सारे काउंटर डिस्कोर्सेस बताए गए। उसके अंदर जो चीज़ें बताई गई उसके अंदर ये चीज़ शामिल है कि जो अफ्रीका है वहाँ पर रहने वाले लोगों का स्पेसिफिक रिलीजन है, उनकी जो सोसाइटी है वो एक यूनाइटेड सोसाइटी है, उनकी हिस्ट्री है, उसके अंदर हिस्टोरिकल फिगर्स मौजूद हैं कि जिनसे वो इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, उनका स्पेसिफिक रिलीजन मौजूद है, वो सैवेजेस या अनसिविलाइज नहीं हैं, वो लॉ अवॉइडिंग सिटीजन्स हैं। ठीक है, तो जो डिस्कोर्सेस नोवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस में परपेचुएट करवाए गए, उन ही डिस्कोर्सेस को चैलेंज किया गया है थिंग्स फॉल अपार्ट में। मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप थिंग्स फॉल अपार्ट को पढ़ें, आप हार्ट ऑफ डार्कनेस को ज़रूर स्टडी करें और दोनों का कंपैरिजन और कंट्रास्ट करें, और ये देखें कि जो डिस्कोर्सेस जोसेफ कॉनरेड ने परपेचुएट करवाए उनको किस तरीके से चिनुआ अचेबे ने थिंग्स फॉल अपार्ट में चैलेंज किया। अब हम चलते हैं स्टोरी के प्लॉट की तरफ। तो कहानी की इब्तदा होती है यूमोफिया नामी एक विलेज में, जहाँ पर ओकोनको वो रहता है। ओकोनको वो एक हार्ड वर्किंग मैन है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो मगरूर भी है और उसके कुछ टेम्परामेंटल इश्यूज है, वो बहुत जल्दी फ्लेयर अप हो जाता है। ओकोनको वो की ज़िंदगी का वाहिद मकसद ये है कि वो बहुत सारा पैसा कमाए और अपने वालिद की तरह एक नाकाम शख्स के तौर पर ना उभरे। ओकोनको वो ये भी चाहता था कि वो अपना जो क्लैन है, उसका जो कबीला है, उसके जो हाईएस्ट टाइटल्स हैं वो ले सकें। ओकोनको वो को सन ऑफ अ फेलियर भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है कि जो उसका
वालिद था वो एक बहुत ही ज़्यादा फेल्ड इंसान था, क्योंकि उसने ज़िंदगी में मेहनत नहीं की और अपना ज़्यादा वक्त शराब नोशी के अंदर और मुख्तलिफ़ किस्म के खुराफात के अंदर सर्फ किया। ओकोनकोवो ने सबसे पहले अपने आप को इस्टेब्लिश किया कि जब उसने 18 साल की उम्र में एमलिन्स द कैट नामी रेसलर को एक रेसलिंग मैच के अंदर बीट किया। इससे जो ओकोनकोवो का स्टेटस था वो बहुत हाई पेडेस्टल पर जाकर प्लेस होना शुरू हो गया। अब ओकोनकोवो ने बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू की। उसकी मेहनत का बुनियादी मकसद ये था कि वो अपने इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को इम्प्रूव करना चाहता था, क्योंकि अपने फादर की वजह से उसने इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स देखे थे अपने बचपन के अंदर, तो वो नहीं चाहता था कि जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स उसने देखे वो अपनी अगली नस्ल को भी वही इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स दिखाए। तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो कुछ अरसे के बाद उसने कारोबार स्टार्ट किया एक प्राइवेट ज़मीन ख़रीद कर, लेकिन उसे इतना फ़ायदा हुआ कि उसने अपनी ही ज़मीन ख़रीद ली और अपना ही जैम्स का एक फॉर्म स्टार्ट कर दिया, जिससे उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अब उसके इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस इतने ज़्यादा बेहतर हो गए कि उसने 3 शादियाँ की, एक बहुत ही बड़ा घर बनाया कि जिसके अंदर हर बीवी के लिए एक सेपरेट हट बनाया और अपने लिए भी एक सेपरेट खूबसूरत सा उसने घर बनाया। उसका ख़ानदान बहुत बड़ा था, उसके बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। ये तमाम चीज़ें सिग्निफाई करती थी कि वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा साउंड हो चुका था। अब उसके अंदर एक एम्बिशन थी। एम्बिशन क्या थी कि वो जो अपना क्लैन है, उसका जो अपना कबीला है, उसके जो हाईएस्ट टाइटल्स हैं वो उन्हें गेन करना चाहता था। लेकिन हमारा जो प्रोटैगनिस्ट ओकोनकोवो है, ही वाज़ अ मैन ऑफ टेम्परामेंट। उसके टेम्पर इश्यूज़ थे, वो बहुत ज़्यादा रूड था, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता था अनसक्सेसफुल मेंस के साथ। अब हमने ट्रेजिक फ्लॉ बहुत सारे ट्रेजिकल हीरोज़ की स्टडी की, जिसमें एडिपस का ट्रेजिक फ्लॉ हमने देखा है एडिपस रेक्स के अंदर कि उसका ट्रेजिक फ्लॉ जो था एंगर था। डॉक्टर फॉस्टस का ट्रेजिक फ्लॉ उसको क्वेस्ट फॉर नॉलेज था। हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ ये था कि वो सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाता था। तो जो हमारा कैरेक्टर ओकोनकोवो है, इसका भी ट्रेजिक फ्लॉ ये है कि उसे टेम्परामेंटल इश्यूज थे, वो बहुत ज़्यादा एंग्री बिहेव करना शुरू कर देता होता था एट टाइम, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता था। अपने इसी टेम्पर की वजह से उसने बहुत सारे गलत इक़दामात किए। सबसे पहले उसने जो अर्थ की गॉडेसेस हैं उनके खिलाफ एक ऑफेंस कमिट किया था कि जब उसने वीक ऑफ पीस के दौरान अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज लगी और उसने उन तमाम को फुलफिल करके अपनी जान छुड़ाई थी। अब होता कुछ इस तरीके से है कि वक्त बीतता जाता है। एक दिन ऐसे होता है कि एक यूमोफियन जो विमेन है वो साथ वाले गांव में जाती है मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, और वहाँ पर वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो उसे कत्ल कर देते हैं। तो जो यूमोफियन एल्डर्स हैं वो थ्रेटन करते हैं नेबरिंग विलेज को कि आप या तो हमारे साथ जंग करें, अगर आप जंग नहीं करना चाहते तो हमें कंपनसेशन के तौर पर एक खातून दें और एक नौजवान लड़का दें। अब खातून के बारे में ये डिसाइड किया गया कि जो खातून है वो उस शख्स से शादी करेगी कि जिसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया है, और जो लड़का है वो ओकोनकोवो की कस्टडी में रहेगा उस वक्त तक कि जब तक उस लड़के की फेट के बारे में फाइनल डिसीजन नहीं ले लिया जाता। अब उस लड़के का नाम था इकीमे फ्यूना। इकीमे फ्यूना बहुत ही ज़्यादा क्लेवर और बहुत ज़्यादा चार्मिंग इंडिविजुअल था, और उसकी दोस्ती हो जाती है ओकोनकोवो के बड़े बेटे नोबुये के साथ, और उसकी दोस्ती हो जाती है ओकोनकोवो के बड़े बेटे नोबुये के साथ। नोबुये वही बेटा है ओकोनकोवो का कि जिसके बारे में ओकोनकोवो बहुत परेशान है, और वो ये समझता है कि उसके अंदर अपने दादा के जरासीम मौजूद हैं, यानी वो अपने दादा की तरह एक नाकाम इंडिविजुअल है। किमे फ्यूना बहुत ज़्यादा चालाक है और कुछ ही अरसे में वो फैमिली के लोगों की आंख का तारा बन जाता है, और जो ओकोनकोवो है वो भी उसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है। इकीमे फ्यूना ओकोनकोवो के घर में 3 साल तक रहता है और उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है, लेकिन उसके बाद फाइनल डिसीजन आ जाता है कि जिसके अंदर ये कहा जाता है कि खून का बदला खून होगा और इकीमे फ्यूना को कत्ल किया जाएगा। अब इकीमे फ्यूना को एक बहुत बड़े जुलूस की सूरत में उसकी मक्तलगाह यानी कत्लगाह की तरफ लाया जाता है, और उसे ये झूठ बोला जाता है कि जो उसका ओरिजिनल विलेज है कि जहाँ से उसे लाया गया है उसे वहीं छोड़ा जा रहा है, हत्ता कि इस चीज़ का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब इसी प्रोसेशन के दौरान जब उसे लाया जाता है तो उनमें से एक विलेजर जो है वो उसे चाकू के साथ कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो ब्लो होता है वो फैटल नहीं होता और इकीमे फ्यूना अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाता है। अब इकीमे फ्यूना क्योंकि ओकोनकोवो को अपना वालिद समझता है तो उसकी तरफ जाता है और उससे प्रोटेक्शन डिमांड करता है, लेकिन
ओकोंकोवो को इस सारे वर्डिक्ट का पता लग चुका होता है कि इकेमेफुना को कत्ल करने के लिए जो एल्डर्स हैं उन्होंने फैसला किया है। ओकोंकोवो के माइंड में आता है कि इकेमेफुना को अपने पास से प्रोटेक्शन दे दे, लेकिन फिर उसके जहन में आता है कि इस तरीके से जो उसका लोकल क्लैन है, जो उसके लोग हैं, वो उसे बुज़दिल समझेंगे, तो वो अपने हाथ ही से इकेमेफुना का मर्डर कर देता है और उसे कत्ल कर देता है। उसको कत्ल करने के बाद जो ओकोंकोवो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और वो 3 हफ्ते तक परेशान रहता है। उसे कहा जाता है कि जो उसने अपने हाथों से इकेमेफुना का मर्डर किया है वो बहुत ही गलत है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा वक़्त आ सकता है इस एक्शन की वजह से। लेकिन कुछ ही अरसे में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और ओकोंकोवो इस गम से निकल के, इस डिप्रेशन से निकल के अपनी असल ज़िंदगी की तरफ आ जाता है। अब ओकोंकोवो की एक बेटी होती है कि जिसका नाम एज़िनमा होता है, कि जिसके बारे में ओकोंकोवो की ये ख्वाहिश होती है कि काश ये लड़का होती। अब ओकोंकोवो के अंदर ये ख्वाहिश क्यों होती है? ओकोंकोवो के अंदर ख्वाहिश इस वजह से होती है कि उसकी जो बेटी है उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा विटी है, उसके अंदर नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। एज़ेन्मा जो होती है वो ओकोंकोवो की दूसरी बीवी इक्विफ़ी की बच्ची होती है। अब इक्विफ़ी जो है वो मोहब्बत की शादी करती है और अपने पहले हस्बैंड को छोड़कर ओकोंकोवो की तरफ आ जाती है। अब एज़ेन्मा माँ-बाप की आँख का तारा होता है, उससे उसकी माँ भी मोहब्बत करती है और उससे ओकोंकोवो भी मोहब्बत करता है। अब उससे मोहब्बत का आलम ये होता है कि जब लोकल ओरेकल की प्रिंसेस जो होती है वो आकर एज़ेन्मा को अपने साथ ले जाती है, तो इक्विफ़ी जो होती है सारी रात दीवानावार भागती रहती है और केव के बाहर खड़ी रहती है कि अपनी बच्ची को वापस ले, और उसी के पागलपन को देखकर, उसी की दीवानगी को देखकर उसकी बच्ची उसे दोबारा री-डिलीवर कर दी जाती है। अब वक़्त गुज़रता जाता है और होता कुछ इस तरीके से कि इज़ुरु नामी एक जो बुज़ुर्ग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अज़ीम शख्सियत होती हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। उनको कमेमोरेट करने के लिए बहुत सारे डांसर्स आते हैं जो कि लोकल ट्रेडिशन के मुताबिक है, और उनकी जो फाइनल रस्मात हैं वो अदा की जाती हैं। जो फाइनल टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है उसमें जो उस इलाके के जवान होते हैं वो गन से फायर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ओकोंकोवो भी वहाँ पर मौजूद होता है, जिसके फायरिंग से वहाँ पर एक बच्चा जो कि इज़ुरु का ही बेटा है वो मारा जाता है। तो ओकोंकोवो पर एक पेनल्टी डलती है कि ओकोंकोवो 7 साल तक गाँव से बाहर चला जाएगा और 7 साल बाद वो वापस आएगा। उसकी वजह ये थी कि उसने अर्थ के अगेंस्ट बहुत सी सीरियस क्राइम कमिट किया है, यानी उसने एक इंडिविजुअल का नाहक कत्ल किया है। तो ओकोंकोवो जो होता है वो अपनी जो मदर होती है उसके गाँव में चला जाता है और उसकी मदर्स का जो किन्समैन है जुचिंडो, वो उसे वेलकम करता है और उसे उसके घर तक ले जाता है और उसे सब कुछ समझाता है लोकल क्लैन और लोकल विलेज के मुतालिक। ओकोंकोवो जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसकी परेशानी की वजह एक ये भी होती है कि उसके जो गाँव के अंदर जो उसने बहुत बड़े टाइटल विन करने थे, वो टाइटल नहीं विन कर सकता, और क्योंकि 7 साल का जो वक़्त है वो बहुत ज़्यादा होता है। 7 साल के अरसे में जो ओकोंकोवो है अपना वेलर और वेगर लॉस्ट कर देगा, और उसके बाद जब वो गाँव जाएगा तो वो एक सर्वाइवल मोड में ही ज़िंदगी बसर करेगा। कुछ अरसे बाद ओकोंकोवो जो होता है, जब उसकी जिसको कहते हैं जिलावतनी की टाइम लिमिट पूरी होती है, तो वो यूमोफिया आ जाता है। जब वो यूमोफिया आता है तो उसे पता लगता है कि जो यूमोफिया है वहाँ पर चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई हैं, वहाँ पर वाइट मिशनरीज़ आना शुरू हो गए हैं। उन वाइट मिशनरीज़ ने क्रिश्चियनिटी की डॉक्ट्राइन्स को परपेचुएट वहाँ पर करवाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले जो ओकोंकोवा का बेटा, कि जिसके बारे में उसको शक होता है क्योंकि वो एक वीक पर्सनैलिटी का मालिक होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियनिटी के अंदर। इनिशियली बहुत ही अच्छी जो पर्सनैलिटी आती है, जो वाइट मिशनरीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो मिस्टर ब्राउन की पर्सनैलिटी आती है। अब मिस्टर ब्राउन को आइडियलिस्टिकली क्यों पोर्ट्रे किया गया है? क्योंकि मिस्टर ब्राउन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही क्योंकि मिस्टर ब्राउन का जो कैरेक्टर है वो लोकल ट्रेडिशन, लोकल रिलीजन और लोकल लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं। वो हर एक चीज़ को बड़ा देख-भाल के करते हैं। लेकिन मिस्टर ब्राउन कुछ अरसे बाद उनकी सेहत ख़राब हो जाती है और उनकी जगह मिस्टर जेम्स स्मिथ आते हैं। अब जेम्स स्मिथ का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा स्नॉबिश एटीट्यूड, बहुत ही ज़्यादा स्टर्न एटीट्यूड है। वो जो लोकल ट्रेडिशंस हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, लोकल रिलीजन के बारे में कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स देते हैं। जेम्स स्मिथ एनकरेजेस द सेक्युलरिज़ कमिटेड बाय एनक। अब होता कुछ इस तरीके से है कि जो लोकल कन्वर्टेड अफ्रीकन है एनक, वो
एक डिसओबीडियंस का एक्ट कमिट करता है, यानी तौहीन करता है जो लोकल रिलीजन की होती है, और उसे जेम्स स्मिथ इनकरेज करता है। तो जो अपने विलेज को प्यूरिफाई करने के लिए जो विलेजर्स होते हैं वो एनक के घर को तबाह कर देते हैं, और जो चर्च की बिल्डिंग बनाई जाती है उसे तबाह कर देते हैं, क्योंकि यही उनके पास फाइनल एक टोकन ऑफ रेजिस्टेंस रह गया है कि वो खुद खड़े हैं और अपने हुकूक का दिफा करें, अपने मज़हब का दिफा करें, और उसके अलावा अपनी मजहबी जो रवायात हैं उनका दिफा करें। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो ये देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उस टाइम तक सारे जो जुमूफिया है उसके अंदर आ चुकी होती है, तो वो हेड्स ऑफ विलेज को गिरफ्तार कर लेती है, कि जिसके अंदर ओकोनकोवो भी शामिल होता है। अब ओकोनकोवो के साथ बहुत बुरा किया जाता है जेल में, जितने भी एल्डर्स होते हैं उनको जेल के अंदर बदतरीन किस्म के तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। इस इंसिडेंट से एक कंटिन्यूस तसल शुरू हो जाती है लोकल पॉपुलेशन और ब्रिटिश जो नुमाइंदे थे ब्रिटिश रूल के उसके अंदर। कुछ अरसे बाद जो अकॉन को वो है अलॉन्ग विद द हेड्स वो रिलीज़ हो जाता है जेल के अंदर। उसके बाद वो फर्दर प्लानिंग करते हैं कि उनका जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या होगा। तो अकॉन को वो अपने हेड्स के साथ एक मीटिंग को कॉल करता है ताकि वो फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करे। अब जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भिनक पड़ जाती है इस किस्म की मीटिंग में, तो वो ये करती है कि कुछ अफ्रीकन ऑफिसर्स को जुमूफिया भेजती है कि ताकि वो उस मीटिंग के मिनट्स को हासिल कर सके और उसकी जासूसी कर सके। अब ओकोन को वो को इस चीज़ का पता चल जाता है, तो ओकोन को वो गुस्से के अंदर मैसेंजर जो होता है, जो स्पाई होता है, उसको कत्ल कर देता है, यानी जो उसका ट्रेजिक फ्लॉ है वही उसके डाउनफॉल की वजह बनता है। लेकिन उसको कत्ल करने के बाद वो फील करता है कि जो उसके लोकल लोग हैं वही उसके साथ शामिल नहीं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है। उस होपलेसनेस की वजह से वो अपने आप को हैंग कर लेता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ओकोन को वो का ट्रेजिक फ्लॉ था, जो उसका एंगर था, वही अल्टीमेटली उसके डाउनफॉल की वजह बना। तो सुसाइड जब कमिट वो करता है, जो लोकल पॉपुलेशन है, चूँकि वहाँ पर सुसाइड को बहुत ज़्यादा अनक्लीन एक्ट कहा जाता है, तो वो उसकी जो लाश है उसे दफनाने से भी उसकी लोकल पॉपुलेशन इनकार कर देती है। इंस्टेड वो रिक्वेस्ट करते हैं ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, कि वो उसको बैरी करें। तो हम देख सकते हैं कि एक इतना पोटेंशियल वाला, एक इतना अजीम आदमी सिर्फ़ और सिर्फ अपने ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से, अपने गुस्से की वजह से इतने ही ज़्यादा डिनिग्रेटिंग अंजाम को पहुंचा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड होपफुली आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी थम्स अप दें। थैंक यू वेरी मच।